आज है इसका लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहा पढ़ा था जब एक लिमिटिंग रिएजेंट हो। अब यहाँ पर एक से ज्यादा लिमिटिंग रिएजेंट हो सकते हैं। अब कोई ऐसा जैसे जैसे समझो कि तुमको बनानी है, तुम्हारे घर में रखा है दूध, तुम्हारे घर में है 2 चम्मच चीनी और तुम्हारे घर में है 1 चम्मच चाय की पत्ती। कितना दूध बनेगा, कितनी चाय बनेगी? दूध तो नहीं बनेगा, चाय कितनी बनेगी? हाँ, तो कह रहे हैं सर 1 चम्मच चाय की पत्ती है तो 1 कप टी बनेगी। इसमें ये समझ में आया कि दूध 1 लीटर था उसके बाद, और जबकि चीनी तो 2 चम्मच थी, तो 2 चम्मच चीनी में मैक्सिमम 2 कप चाय बन सकती थी। तो यहाँ दूध और चीनी और चाय की पत्ती में जो ऐसी कोई स्पेसीज जो बिल्कुल खत्म हो गई, वही क्या कहलाएगी? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहलाएगी? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि ऐसा रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। हालांकि जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ए और 5B। एक ए से एक सी बन रहा है, 3D बन रहा है। यहां पे बताइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? तो देखते हैं यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा ए। ठीक है, अभी आपको वैल्यू कम दिख रही है, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज कम अमाउंट में दी हुई है वही लिमिटिंग रिएजेंट हो। अभी दिखाता हूं, इसका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि H2 प्लस हाफ O2 विल फॉर्म H2O2। क्या बना रहा है? H2O2। कह रहे हैं इस रिएक्शन में H2O बनेगा ना, H2O2 कहां से बनेगा? कह रहे हैं इस ऊपर ये वाली रिएक्शन में जो पानी का वॉल्यूम है वो कितना होगा? बताइए। बहुत आसान है, बता सकते हैं। हाँ, 22.4 लीटर। कैसे पता चला? अरे सर ये है 1 मोल, 1 मोल से कितना मोल बन रहा है? 1। तो कोई भी चीज अगर 1 मोल है, कितनी है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन है N2 और H2 को मिलाया और बनाया अमोनिया। ये लिया 100 ml और ये लिया 100 ml। ठीक है, और आपको 2 चीजें बनानी है। कितना अमोनिया बनेगा? कितना ml अमोनिया बनेगा? कितना ml अमोनिया बनेगा? मैं दूसरा शब्द सवाल आपसे कर रहा हूं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आएगा। बड़ी खतरनाक आंखें लाल है तुम्हारी बेटा। क्या चला है तू है नशा? चलिए बता दे, कोई भी प्यारा सा बच्चा बता दे, मैं उसको महान मान लूंगा। हाँ, पहले रिएक्शन बैलेंस करो। बिना तुम लोग नीचे सॉल्व कर रहे हो, रिएक्शन तो बैलेंस करो। रिएक्शन होगी N2 प्लस 3H2 गिव 2 अमोनिया। जब आप 300 ml लेंगे तो ये कितना बनेगा? 200 ml। जब आप इसको 100 ml लेंगे तो ये बनेगा 66 ml। 66.6। नहीं समझ में आया? अरे 3 से 2 बनेगा तो 100/3, 100 कितना हो गया? 100/2 करोगे तो कितना आएगा? मतलब 100 का दो हिस्सा, 2 पार्ट, कितना होता है? 66.6। कितना होता है? 66.6 ml। सवाल तो कुछ और था। सवाल ये है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इसमें इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? N2। कौन कौन H2 वाला हाथ उठाइए जल्दी। 1-2 बच्चे। N2 की H2 इधर देखो। जब तुम इसका 300 ml बना रहे हो तो इसका कितना बन रहा है? 200 ml।
तो इसका कितना इस्तेमाल हो रहा है? 100 ml। अरे इसका एक, इसका 3 तो 2 बन रहा है ना। तो अगर इसका 100 ml इस्तेमाल होगा तो इसका कितना इस्तेमाल होगा? कितना? 33.3 ml। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? रिमेनिंग बचेगा ना। तो जब बचेगा तो वो लिमिटिंग हो सकता है क्या? रिएक्शन और क्यों नहीं बढ़ी? कह रहे ये कम पड़ गया। तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा क्वेश्चन था। नोट कर लीजिए। क्या बात है, लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। यहाँ डेफिनेशन में लिखा है इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास of the substance that directly combine with or displace directly or indirectly 1.008 part of hydrogen। ठीक है, अगर ऑक्सीजन होगा तो कितना पार्ट? 8 पार्ट। और अगर क्लोरीन होगा तो उसके मास का कितना पार्ट? 35.5 पार्ट। या तो ऐड होगा या तो डिस्प्लेस होगा। चलो दिखाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखो पॉइंट। ये जो ऊपर बात लिखी हुई है उस बात का यही मतलब है। लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द नंबर बाय मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइन और डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय 101 पार्ट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन क्या, या 8 ग्राम ऑक्सीजन। 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ग्राम ऑक्सीजन, या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो यही लिखा है कि किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन से जुड़े या घटे, उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, फॉर्मूले दिए हुए हैं, लिखिए इक्विवेलेंट वेट। इसको डिनोट करते हैं। मुझे अगर डिनोट करना हो तो मैं ऐसे डिनोट करूंगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं ऐसे लिखूंगा m अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर कुछ जगहों पर स्मॉल f से डिनोट होता है और मैं डिनोट करता हूं स्मॉल n से। किससे डिनोट करता हूं? हालांकि मोल और इसमें दोनों में सेम है, ज्यादातर बुक्स में स्मॉल n से डिनोट है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है मैं अभी सिखाऊंगा। तो ये लिखिए, अगर कोई आयन है तो उस आयन के ऊपर जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, वही उसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है Cl माइनस, तो यहां पर ये जो चार्ज है ये कितना है? 1। यही हो जाएगा इसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे यहां पर लिखा है SO4 2 माइनस, तो यहां इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। सिर्फ नंबर गिवन ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिख लो ना कहीं साइड में, तो लिख लो वैलेंसी फैक्टर को लिख लो ऐसे, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जानते रहिए ये सब। और एक दो एग्जांपल लिख लीजिए, वैलेंसी फैक्टर आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है Ca+2, तो Ca+2 पे कितना चार्ज, तो कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2। इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया? 2। ठीक है, नोट करिए। तो मैं सिखा दूं, देखिए और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई एसिड है, क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा, तो मैं सिखा दूं तो आपको ज्यादा आसान होगा। ठीक है, जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालना है मान लो किसी एसिड का, तो एसिड की क्या देखते हैं हम? बेसिसिटी। क्या देखते हैं? बेसिसिटी। और बेस का क्या देखते हैं हम? एसिडिटी। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए एसिड है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालने के लिए जो उस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? उसकी बेसिसिटी से। इसी तरीके से अगर हम किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड कर देंगे? उसकी एसिडिटी से। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट, मान लो किसी भी सॉल्ट का निकालना है। किसका निकालना है? किसी भी सॉल्ट का। अब इसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है CaCl2, या यहाँ पर लिखा हुआ है NaCl। अब यहाँ पर इसको तोड़ोगे और इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? 2। और यहाँ पर एक पे -1, तो दोनों में कितना आएगा? 2। तो
चाहे एनायन का चार्ज जो मैग्नीट्यूड, चाहे हम टोटल चार्ज ऑफ एनायन का मैग्नीट्यूड ले लें या टोटल चार्ज ऑफ कैटायन का मैग्नीट्यूड ले लें, जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, वैलेंसी फैक्टर। क्या कहलाएगी, वैलेंसी फैक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ एनायन किसी भी सॉल्ट में वो क्या हो जाएगा, उसी का वैलेंसी फैक्टर। तो जैसे यहाँ पर इस कैल्शियम क्लोराइड का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, बताओ कोई लोग, 2। देखो ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है ना, या यहाँ पर 2 इंटू 1 इज 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 ना। लेकिन हमको क्या, हमको कितने से मतलब है, चार्ज से, मतलब वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का किसके बराबर होता है। तो लिखा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। अगर एसिड है तो मतलब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। जब खुद को रिड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होंगे उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस और खुद को ऑक्सीडाइज, तो खुद के इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जितने निकालेगा उतने उसके क्या हो जाएंगे। समझ में आ गया, फॉर्मूला नोट करिए तो क्वेश्चन करें। ठीक है, अच्छा बेसिसिटी क्या होती है, कोई बता सकता है। किसी भी एसिड में जो H+ आयन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, बेसिसिटी। नंबर ऑफ H आयन इन एनी एसिड इज बेसिसिटी। जिसको नहीं पता वो लिख ले, जिसको ये सब नहीं पता है, जैसे कि ये सब बहुत पहले आपको आना चाहिए। बेसिसिटी क्या होता है, कहेंगे नंबर ऑफ H आयन इन एन एसिड। जैसे अगर मैं तुमसे HCl की बात करूं तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो कितनी हो जाएगी। अगर मैं तुमसे फॉस्फोरिक एसिड की बात करूं तो कितनी हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर ये तो याद रखना किसी भी फॉस्फोरिक एसिड से ऑक्सीजन से लगी हुई हाइड्रोजन ही अलग हो सकती है। अगर मान लो ऐसी है H3PO3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, P डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH, ये हो गया OH, और ये हो गया H। अब आपसे क्वेश्चन आया एग्जाम में कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी क्या होगी जनार्दन, 3, क्योंकि तुमको 3 हाइड्रोजन दिख रहा है। नहीं, हमेशा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वही होती है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में लगी है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगी, 2। नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो ना साइड में, बेसिसिटी वाला नोट कर लो, काम आ जाएगा। और बेसिसिटी ही क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। तो HCl का वैलेंसी फैक्टर निकालना हो, मतलब HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट वेट निकालो HCl का, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो कहेंगे 35 से 36.5 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, उसकी बेसिसिटी से। कितना बेसिसिटी है, 1। तो वैलेंसी फैक्टर फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जिसको मैं F से डिनोट करूं, M से डिनोट करूं, तो क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1। तो आंसर क्या आएगा, 36.5। अगर यही सल्फ्यूरिक एसिड होता तो क्या होता। चलो कोई तुम बताओगे, डरते बहुत हो तुम। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तुमको सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका निकालना है, और तुम ही आंसर करोगे और कोई करेगा नहीं। कितना आएगा, क्वेश्चन नोट करो फटाक से, जब तक क्लास तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप नहीं बताएंगे। बताइए, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ तुरंत आओ, तुरंत सिखाए तुमको। अब वहां हम कूद कूद के थोड़े पढ़ाएंगे।
लाइव वाले बच्चे बेटा आप लोग बताइए बेटा आराम से। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड का। हाँ H2SO4, H2SO4 लिखो, यहाँ लिखो H2SO4। चलो निकालो। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो इधर, किसी भी इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, बेसिसिटी से। चलो तुम ये फॉर्मूला लिखो, खाली m अपॉन बेसिसिटी लिखो तुम पहले, जिसको आ रहा है वो बताए। 98, एक बच्चे ने बोला 98, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। 49 बिल्कुल सही। अरे गधे, इक्विवेलेंट वेट जनार्दन तुमको आ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, इधर देखो इधर H2SO4, तो इसका क्या हो गया 2 into 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32, और अब कितने ऑक्सीजन है 4 into 16 कितना हो गया 98, तो ये हो गया 98, और इसको डिवाइड कर दोगे सल्फ्यूरिक एसिड SO4 2 माइनस तो भैया 2H प्लस। ऐसे भी देख सकते हो, वैसे तो तुमको पता ही है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H प्लस रिलीज होते हैं 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 2, तो क्या किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। करो बेटवा, आंसर आ गया 49 आया। चलो ठीक है, एक एसिड है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है। तीन एक्सेप्शन सिखा दे तुम लोगों को बेसिसिटी वाला। लिखो H3PO2 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सिखा दे रहे हैं H3PO2। दूसरा लिखो H3PO3, H3PO2, H3PO3, H3PO4, ये वाली कौन सी एसिड है, फॉस्फोरस एसिड। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। और एक है H3BO3, या इसी को बोरिक एसिड कहते हैं, BOH का होल थ्राइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल ये है सबका आपको बेसिसिटी बताना है। क्या बताता है, चाहे बेसिसिटी बता दो, उससे भी आसान दे दे रहा हूं, उससे आसान शब्द दे दे रहा हूं, आपको सबका वैलेंसी फैक्टर बताना है। क्या बताना है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, एसिड बेस एसिडिटी बेसिसिटी जो दिमाग में करो, इसका वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर और इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। बोरिक एसिड कहाँ पे यूज करते हैं, आई वॉश, आई लोशन में, इसमें आई लोशन में बहुत फेमस जो है लोशन वो है। ठीक है, तो कैसा नेचर होता है, एंटीसेप्टिक नेचर होता है। चले बताओ जल्दी जी। H3PO2 का कितना आ गया, तो कहेंगे सर अरे बनाओ स्ट्रक्चर, ये अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको बता रहा हूँ। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं ये मजाक नहीं है, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये आखिरी वाला। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाओ, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो याद करो हमेशा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सी होती है, जो ऑक्सीजन से लगी होती है, तो उसकी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया। इस वाले केस में H3PO3, तो ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया हाइड्रोजन, तो ये और ये, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2, और यहाँ पर एक और OH, ये हो गया 3। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, टफ इसके बाद वाला है, बताइए इसका आंसर। बोरिक एसिड, अच्छा बोरिक एसिड को बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा। बोरान की वैलेंसी कितनी है 3, तो ये 3 ही तो बनाएगा बॉन्ड, तो ये हो गया और ये हो गया BOH, और ये हो गया BOH, और ये भी हो गया BOH, यही हो गया बोरिक एसिड। ठीक है, अब क्या है, इस बोरिक एसिड को आप डालोगे भैया पानी में, पानी टूटेगा H+ और
OH माइनस में। अब होगा क्या, मेरे पास जगह का थोड़ा सा तकाजा हो रहा है, तकाजा, हाँ कमी, हाँ ठीक है। जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा BOH का होल 4 माइनस, ठीक है, BOH का होल 4 माइनस, और बचा क्या, H प्लस, यही तो H प्लस बचा। तो एक बार सवाल एग्जाम में आता है, ये एसिड है लेकिन ये प्रोटॉनिक एसिड नहीं है। देखो अपना प्रोटॉन दिया क्या, किसका प्रोटॉन दिया, पानी का, बहुत चालू एसिड है। ये प्रोटॉन किसका है, इट इज नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड, ठीक है। तो इसने किसका पानी दिया, किसका H प्लस दिया, अपना कि पानी का, पानी का, ठीक है। तो यहां पर कितने H प्लस आयन रिलीज हुए, तो आंसर क्या होगा इसका, वैलेंसी फैक्टर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। इसको बोरिक एसिड कहते हैं, इसको नहीं पता, बोरिक एसिड। अब कहाँ यूज करते हैं, आई लोशन में, और इसका नेचर कैसा होता है, एंटीसेप्टिक। इसको नहीं पता वो नोट कर ले। चलो ये देखो, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आने लगे, देखिएगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ गया नाइट्रिक एसिड, इसकी आप बेसिसिटी बताइए, इसका वैलेंसी फैक्टर बताइए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ गया H2C2O4 और एक क्वेश्चन आ गया H2C2O4.2H2O, ठीक है। अब सवाल वही था कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी और इसकी बेसिसिटी क्या होगी। शानदार, इसका तो तुमको मुझे लगता है वैलेंसी फैक्टर तो तुमको ऐसे ही लिख रहा होगा, उसका तो बहुत आसान था, तो मजाक था। सवाल तो ये है, ये दोनों की बेसिसिटी क्या होगी, मतलब जीवन सफल हो जाएगा, कहीं गलत नहीं है। मतलब इस लेवल का पढ़ो कोई भी टॉपिक तो इस लेवल का पढ़ो कि कुछ भी क्वेश्चन मिले कर लेंगे, कर लोगे, बताओ। यही आपकी मैक्सिमम बाउंड्री, इसके बाद बियॉन्ड कभी एग्जाम में पेपर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपसे पूछा इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। बेटा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो एक लोग, तो इसका मॉलिक्यूलर बाहर निकालो, क्या निकालोगे भैया, इधर देखते रहो। 2 × 1 प्लस 12 × 24 प्लस 16 4 जा 64 प्लस 18 × 36, जरा देखो कितना आया, जोड़ो जल्दी जोड़ो। 126 के आसपास आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 126 आ रहा है, जोड़ कंप्लीट नहीं हुआ, तुम पहले ही दूसरों की बात पे भरोसा कर लेते हो। डन, हाँ आंसर बताइए जल्दी, दोनों का इक्विवेलेंट वेट ही बता दो तो मजा आ जाए, कुछ बता दो। देखिए आपसे मैं 2 सवाल कर सकता हूं इस पर, एक ये कि आप इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट बता दीजिए, दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे इन दोनों का वैलेंसी फैक्टर बता दीजिए। तुम बहुत जो है हेजिटेट कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये क्या लिखा है। अरे मेरे बच्चे, जब कभी भी कुछ ना समझ में आए तो उसको बनाने की कोशिश करो, वैलेंसी सेटिस्फाई करो, और क्या बन गया, ऑक्सैलिक एसिड। जिस चीज से तुम भाग रहे थे, ये COOH और COOH लिखा है, और कुछ नहीं है, इतना बड़ा टफ नहीं। हमेशा वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे, स्ट्रक्चर अपने आप बनेगा। लिख लो कहीं, अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो वैलेंसी सेटिस्फाई करो। कार्बन की वैलेंसी भैया 4 होती है, तो इसको कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ऑप्शन कंप्लीट करो, बहुत पहले पढ़ा होगा ये सब, 10th में पढ़ा होगा। अभी समझ में आया, COH और COH, ये तोड़ोगे तो यही तो 2H प्लस आएगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर तो 2 हो गया। और ये क्या चीज लिखी है, ये लिखा हुआ है COOH, और यहाँ पर एक H2O है, यहाँ पर एक H2 डॉट H2O ना, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यही पूछेगा।
अब पानी है तो पानी लगेगा लाइक H प्लस और H माइनस में, H प्लस और OH माइनस, इसी तरीके से वो HOH HOH। अब सवाल ये है कि इसमें इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, बताओ, तुम बताओ जनार्दन, तुम ही बताओगे। कैसे 2 होगा? 4, कौन 4 है कौन 2 है? जैसे COH का 2, इसका 1 H इसका 1 H तो दिख ही रहा है। हाँ क्यों जनार्दन? तो 2H तो दिख ही रहा है, 2H और कहां से आ रहा है? तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना होना चाहिए, 4 की 2, बस इतना बताइए। कौन कौन है 4? अरे डरते क्यों यार, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। जितनी तुम्हारे पास नॉलेज है उस नॉलेज का इस्तेमाल करके जो तुम आउटपुट दे सकते हो उस पर बात करते हैं। तुम्हारे हिसाब से इसमें कितने हाइड्रोजन है? H प्लस है 4, ठीक है। जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक जिंदगी में सही और गलत पहचान ही नहीं पाओगे। एक बात याद रखो, यहाँ पर एक नियम है कि हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस आयन कभी भी काउंट नहीं होता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 2। तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, कहेंगे सर मॉलिक्यूलर वेट था 126 और अपॉन 2 दैट इज 63। नोट कर लो और एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो, हाइड्रेटेड हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं। नोट लिखो यहीं पर एक नोट लिखो, नोट लिखो, हाइड्रेटेड H प्लस को काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। हो गया? आया कि नहीं आया? कैसे नहीं आएगा? कराएं कुछ क्वेश्चन कराएं? ये वाला सिखा दिया, ये वाला सीखना है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट वाला? हाँ सीखना है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो बच्चा ये पढ़ रहा है इसको आपको रिडॉक्स में भी काम करेगा, इक्विवेलेंट वेट तो रिडॉक्स में भी निकालना होता है। ठीक है चलो सिखा देते हैं, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, मजा आ जाएगी, आपको आ जाएगा। जैसे देखो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और वो क्या है, तो कहेंगे वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब मेरी बात को समझो, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसमें एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? कोई ऐसा जिसको निकालने नहीं आता है और कोई ऐसा जिसको निकालने आता है? अगर आपको नहीं निकालने आता है तो पूछिए, नहीं आता। देखिए जिसको नहीं आता वो यहां सीखे, जैसे K2Cr2O7 है, तो कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है। अगर उस पर चार्ज होगा तो इक्वल टू किधर क्या आएगा, वही चार्ज। अब यहाँ पर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो हमेशा मैक्सिमम क्या हो सकता है, +1, एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? ठीक है प्लस। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। और कितनी होती है? सुना है ना, =0, तो -14 2Cr और +2, तो 2Cr और क्या हो गया भैया? तो कहेंगे सर अरे यार -12 हो गया ना, =0 होगा ना, यही तो हो जाएगा। तो Cr काहे एक दूसरे को देख रहे हो, 6, कितना आ गया? 6, समझ में आ गया? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 6 +6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 4 से 7। अब आते हैं पीछे, तो यहाँ पर एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +6।
और यहाँ पर Cr2SO4 का होल थ्राइस, तो एक सल्फेट पे 2 निगेटिव, तो इसमें -6। तो यहाँ 2 क्रोमियम है, तो एक पे कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आया ना खुशी? समझ में आया? तो तुमको आया बेटा या नहीं? ये अगर ये टोटल माइनस, अगर इन दोनों का टोटल जो है 0 होगा, ये भी +6 होगा, ये -6 +6 होगा, दो मिल के +6 था, तो एक पे +3, +6 से +3 कितने का चाहिए? 3। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर फॉर्मूला हम लोग ने ये पढ़ा था, जैसे आपसे सवाल ये आया कि जो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट, और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 3 से। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एक छोटा सा गलत मैं बोल दिया, इसका रखेंगे मॉलिक्यूलर वेट और अपॉन 3, तो क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट H2SO। समझ में आ गया? जिस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज करेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे हमेशा, ये लिख लो कहीं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर रहे हैं हमेशा उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रिएक्शन लिख लो, यही ऐसे लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा। नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्वेश्चन अच्छा है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था मैं भी आप लोग गलती करता था ये, क्योंकि एग्जाम में तो लिखा होता है m/3 m/2, समझ में आता नहीं वो m किसका है। अब समझ में आया? इधर देखो, यहाँ पोटेशियम पर मैग्नेट का जरा ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना आएगा? +7 आएगा। 7 दूनी 14, हाँ बेटा छोड़ दिया आपने भी। 8 दूनी 16, 8 क्या मैं बोल रहा हूँ, 4 दूनी 8 -8 क्या हो गया? मैं टोटल बता रहा हूँ, +1, तो ये बचेगा तो +7 ही तो होगा। नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने पीछे किया था, एसिडिक मीडियम में Mn+2, तो +7 से +2 आने में कितने का डिफरेंस? तो फॉर्मूला क्या, आंसर क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम क्या हो जाएगा? m/5 क्या हो जाएगा? यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन एसिडिक मीडियम क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 अपॉन 5, यही होगा? होगा? अच्छा यहाँ पर देखो +7 से -4, इसका क्या हो गया? +4 हो गया ना, तो +7 से +4 कितने का डिफरेंस? 3 का। और यहाँ देखो +7 है और यहाँ पर K2MnO4 +6, कितने का डिफरेंस? 5 का। कितने का? समझ में आ गया? तो यहाँ हो गया m/4 और यहाँ हो गया m/3 है ना, m/3 और ये हो गया m/5। कोई दिक्कत क्या? समझ में आया इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? कहाँ 1/1 है? 6 है, 7 है। अरे ठीक है देख लो, यहाँ ना ये है m/3 और ये हो गया m/1, यही ना? अब बस अंतर क्या है? मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो बेसिक न्यूट्रल एसिडिक क्या सिखाया? बेसिक न्यूट्रल एसिडिक 1 3 आ गया? आया ना? नोट कर लो। चलिए